हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 29 है। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में 3 अलग अलग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। पहली, हम फैक्टोरियल नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, जिसे हम लूप की मदद से और फंक्शन रिकर्जन की मदद से समझेंगे कि हम फैक्टोरियल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा बनाएंगे लीप ईयर को चेक करने के लिए, और तीसरा बनाएंगे पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम बनाने वाले इस वीडियो में। और बाकी आपको जैसा कि पता है कि अभी तक हम पिछले वीडियोस में DSA इन C++ इस सीरीज के 2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 2 में हमने पिछले वीडियो में फंक्शन रिकर्जन के बारे में पढ़ रखा है ना। और इसी पर बेस्ड हम आने वाले कुछ 2-3 वीडियो में या 3-4 वीडियो में जो भी हो सकेगा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टोरियल नंबर की। तो यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल नंबर की बात करें तो फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहा गया कि आप 3 का फैक्टोरियल बताइए। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 × 1, यानी कि हमें उस नंबर से पीछे जाना है 1 तक। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑर्डर में 1 तक जाना है और सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, यही होता है फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6 एंड ये 1 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 7। 3 का आंसर 7। इसी तरीके से 5 का, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका क्या हो जाएगा 120। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होता है फैक्टोरियल नंबर। तो यहाँ पर ये किसका आंसर है, 5 का। 5 का कितना है, 120। तो ये काम अगर हमें करना है, यानी ये प्रोग्राम बनाना है बेसिकली, तो इसे हम लूप की मदद से भी कर सकते हैं और फंक्शन रिकर्जन की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम रिकर्जन की मदद से देख लेते हैं। रिकर्जन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर फंक्शन जो है ये हमने बनाया था पिछले वीडियो में रिकर्जन का यूज करके। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पावर निकाल रहा है। अब देखिए पावर यहाँ पर निकल रही है, तो इसमें 2 नंबर की हमें जरूरत है, एक बेस नंबर और दूसरा पावर, जो कि हमने समझ रखा है। लेकिन अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में हमें सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं यूजर से हमने एक नंबर ले लिया 5, और 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर को डिक्रीमेंट ऑर्डर में चले जाना है, कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, और बीच में क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कराते रहना है बस। ठीक है, तो सेम उसी एक नंबर को हमें डिक्रीमेंट ऑर्डर में ले जाना है और मल्टीप्लाई करते रहना है। अब चाहे यहाँ पर हम रिकर्सन यूज करें या फिर लूप। तो पहले रिकर्सन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नाम रखते हैं यहाँ पर फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या हो गया, फैक्ट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हर एक चीज़ को डिटेल में हम समझेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने फैक्ट में पास कर दिया 5, यानी हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ये चीज़ आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। इसे हमने रिजल्ट में स्टोर कराया और रिजल्ट को सी आउट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। इसी में हम बदलाव कर दे रहे हैं। अब इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर पास कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि जे की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, यानी j = 1 हो जाता है, या फिर इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि हो सकता है यूजर यहाँ से 0 पास कर दे, है ना। अगर 0 पास कर देगा या 1 पास कर देगा तो 0 और 1 दोनों का फैक्टोरियल हमारा कितना होगा। तो अगर यहाँ से यूजर 0 पास कर देता है तो 0 पर हमें रिटर्न कराना है 1, यानी 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और 1 का भी क्या होता है, 1 होता है। तो 0 और 1 दो कंडीशन होने पर हमें क्या रिटर्न करा देना है, 1 रिटर्न करा देना है, सिंपल। तो यहाँ पर हम रिटर्न क्या कराएंगे, j की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली 1 रिटर्न करा देंगे, इस तरीके से, सिंपल है। तो j की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 रिटर्न होगा, और यहाँ पर हम और ऑपरेटर यूज कर लेंगे, इसके बारे में आपको पता है। यहाँ पर ये कंडीशनल और यहाँ पर लगा देंगे j = 0, यानी कि अगर j की वैल्यू 1 या फिर 0 होती है तो उस केस में हमें 1 रिटर्न कर देना है। नहीं तो फिर यहाँ पर हम फंक्शन रिकर्जन कॉल करेंगे और हम अपने फैक्ट फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, एक ही पैरामीटर पास करेंगे j, और इसे हम क्या कर देंगे -1, सिंपल है। तो यहाँ पर ये फैक्ट नाम का फैक्टोरियल फंक्शन हमारा रिकर्सन की मदद से बन चुका है। रन करते हैं तो यहाँ पर 5 का आंसर क्या आएगा, देखिए 120। इसी तरीके से नंबर अगर हम चेंज कर दें, जैसे 0 पास कर दिया तो 0 का क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। ठीक है, 1 पास करेंगे तब भी इसका 1 ही होगा, और कोई नंबर पास करेंगे तो उसका फैक्टोरियल हमें मिलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल क्लियर हुआ। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो वैसे तो हमने रिकर्जन ट्री बना करके देखा था, एक बार और बता देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, यहाँ से जब हम पास कर रहे हैं एज अ कांस्टेंट वैल्यू आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो जे में क्या आ रहा है 3, फिर यहाँ पर एक कंडीशन चेक हो रही है जो कि पहली बार में क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, दोनों ही। तो यहाँ पर ये रिटर्न 1 नहीं होगा, एल्स में आएगा, और यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा, जे। अब ये एक ट्री बनती चली जाएगी, जे में क्या है 3 है। ठीक है, तो 3 और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। फिर यहाँ पर 3 - 1, यानी कि यहाँ से क्या पास होगा, सेकेंड टाइम में 2,
तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 2, और फिर यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स ही चलेगा, फिर से ट्री बनेगी। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये अभी रिटर्न क्या करा रहा है, जे में जो हमारी वैल्यू है और प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन, दो चीज़ें। तो हर बार जे की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहली बार में 3 मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर यहाँ पर 2 - 1, तो यहाँ से क्या पास होगा 1, और जब 1 पास होगा तो ये इफ़ कंडीशन चल जाएगी और रिटर्न क्या करेगा 1, सिर्फ 1। तो सिर्फ 1 रिटर्न करेगा, तो ये भी इसी ट्री में ऐड हो जाएगा। और फिर ये जब फंक्शन हमारा यहाँ पर कॉल होना बंद हो जाएगा, तब इसकी रिटर्न वैल्यू आनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो ये चीज़ पास होगी, रिटर्न कहाँ होगी, ये वापस जहाँ से पहला फंक्शन कॉल किया गया था। सिंपल है, रिजल्ट में स्टोर होगा और रिजल्ट हमारा सी आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको ये फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्सन समझ में आया होगा। अब इसी चीज़ को अगर लूप की मदद से करना है तो हम यहाँ पर लूप लगा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिकर्सन को हटा देते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर हम चाहें तो लूप लगा करके एक फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। फंक्शन बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं आपको पता है कि अगर एक फंक्शन बना दिया, चाहे आप उसमें लूप का इस्तेमाल करें या रिकर्सन का, क्या होगा कि जब भी हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, इसी फंक्शन को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक कोड हमने नोट कर लिया। ठीक है, बेसिक कोड में क्या है ये आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आर्गूमेंट पास किया गया, फंक्शन कॉल किया गया, यहाँ पर ये पैरामीटर में रिसीव होगा। अब हमें अगर ये काम लूप की मदद से करना है, यानी फैक्टोरियल लूप की मदद से निकालना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो लूप हमारा है वो कितनी बार चलना चाहिए बेसिकली, तो लूप चलना चाहिए जे टाइम, यानी जे में जो भी वैल्यू होगी। अगर हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो यहाँ पर जे में 5 होगा, तो हमें लूप बेसिकली 5 बार चलाना होगा। ठीक है, और फिर 5 बार ये लूप चलेगा, तो हर बार होगा क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में ही कैलकुलेशन कराएंगे। ठीक है, और उसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक इंट टाइप का ans नाम का, आंसर नाम का वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे k, क्योंकि इसे हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। तो आंसर में हमने 1 स्टोर कर दिया ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। 0 स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि एडिशन जब हम करते हैं तो 0 स्टोर कराते हैं, जबकि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है तो 1 स्टोर कराएंगे, है ना। फिर यहाँ पर हम सिंपली लूप चलाएंगे फॉर, और यहाँ पर i = 1। ठीक है, i को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर i जाएगा कहाँ तक, तो i की वैल्यू जब तक क्या है लेस देन और इक्वल टू है किसके, j के। ये हो गई हमारी कंडीशन, और i ++, तो ये हमारा बन गया। अब क्या होगा, i 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, j तक, यानी कि लूप हमारा जो है वो 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 4 तक कुल मिला करके चलेगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर हमें क्या कराना है, कुछ नहीं, जो आंसर है हमारा, ठीक है, आंसर मल्टीप्लिकेशन = ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके बारे में आपको पता है, और इसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे i से। ठीक है, i में पहली बार में क्या है 1 है, तो पहली बार में क्या है 1 है, और आंसर में भी 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आंसर में तो बस जस्ट हमने 1 डाला है ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो क्या होगा कि i आंसर में जो भी होगा वो i से मल्टीप्लाई होकर के आंसर में ही स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो आंसर में जो भी होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर में ही स्टोर हो जाएगा। यही तो हमें कराना है। जैसे अगर यूज़र ने डाला है 5, तो 5 डाला है, तो क्या होगा कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो होगा। तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, साथ में सेम वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो जो भी आंसर होगा, जैसे यहाँ पर 5 × 4 क्या हो गया 20, तो 20 × 30 होना चाहिए। तो ये 20 जिस भी वेरिएबल में स्टोर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है इसी तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जब ये लूप हमारा बंद होगा तो सिंपली यहाँ पर हमें रिटर्न करा देना है। ठीक है, और रिटर्न क्या करा देना, वही आंसर। ठीक है, आंसर में जो भी स्टोर होगा वो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लूप की मदद से भी फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम हमने बना लिया। ठीक है, यहाँ से जैसे 5 पास करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 120 क्लियर है। तो कुल मिलाकर के फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे समझ आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो लीप ईयर को चेक करने के लिए, यानी यूज़र क्या करेगा, वो ईयर इंटर करेगा और हमें बताना है कि वो जो ईयर यूज़र ने डाला है वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बतानी। तो लीप ईयर क्या होता है आपको पता है, हर 3 साल बाद एक लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी मंथ जो होता है वो 29 का होता है। ये लीप ईयर हो गया। अब ये लीप ईयर है या नहीं है, इसे हमें चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सिंपल, वही समझना है, बाकी इसमें कुछ खास प्रोग्राम नहीं होता। तो हम चाहें तो ये फंक्शन भी बना सकते हैं या फिर विदाउट फंक्शन हम डायरेक्टली कंडीशन लगा करके चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताते हैं फॉर्मूला, बाकी फंक्शन की मदद से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट रिजल्ट में हमने क्या स्टोर करा लिया, रिजल्ट या फिर कोई नया नाम इसका दे देते हैं नेक्स्ट टाइम, चलिए रिजल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पर हमने ईयर स्टोर करा दिया जैसे 2020। हमें चेक करना है कि ये 2020 जो है ये लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर हमें इसमें किसी लूप या रिकर्सन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक कंडीशन होती है सिंपल। यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ और हम चेक करेंगे कि जो हमारा ईयर है, ठीक है, इसका नाम बदल ही देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर इसका नाम हमने बदल दिया, ईयर कर दिया जस्ट। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ईयर
मॉड्यूलो बाई 4, ठीक है, ईयर मॉड्यूलो बाई 4, यानी कि जो हमारा ईयर में जो भी वैल्यू है अगर वो 4 से मॉड्यूलो हो जाती है, यानी कि और फिर इसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है, ध्यान देना यही हमारी कंडीशन है, जो हमारा ईयर है अगर वो 4 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका शेषफल 0 होता है तो ये हमारा लीप ईयर माना जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है, वो क्या, हमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, दूसरा जो ईयर है उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉजिकल एंड का, ठीक है, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया। इसके बारे में आपको पता है, अभी पूरा स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं फिर आपको समझा देंगे। इसके अंदर हमें 2 कंडीशन अलग अलग लगानी है। देखिए ईयर मॉड्यूलो बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है बेसिकली, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि लीप ईयर को चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, बस, और इसमें कुछ नहीं है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन में जो हमने फार्मूला दिया है, यानी जो कंडीशन हमने बनाई है, बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है और यही काम करेगा। इसमें किसी भी लूप या रिकर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो ईयर है, लीप ईयर को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी ये लीप ईयर है या नहीं है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ईयर मॉड्यूलो बाई 4, यानी कि जो ईयर है वो 4 से मॉड्यूलो हो और उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये पहले कैलकुलेट होगा और यहाँ पर और ऑपरेटर लगा है, यहाँ पर एंड लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ के लिए ये एक ऑपरेंड हो गया और ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया, यानी ये 2 ऑपरेंड हो गए और इन दोनों ऑपरेंड के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कंडीशन और ये पूरी कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, यानी कि इसका भी रिजल्ट 1 होना चाहिए, इसका भी रिजल्ट 1 होना चाहिए, तब ये लीप ईयर माना जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम घुसेंगे तो इसमें और ऑपरेटर लगा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक 0 या 1 होता है, दोनों में से कोई एक सही हो, तो फाइनली हमारा इसके बाहर इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 ही माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक सही है तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1, और इसका भी 1 होना चाहिए, तब यहाँ पर ये लॉजिकल एंड काम करेगा। समझ पा रहे हैं ना, तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, यानी ईयर जो है वो 4 से मॉड्यूलो होना चाहिए पूरा पूरा, रिजल्ट यानी शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। दूसरा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो ईयर 100 से मॉड्यूलो होने पर 0 ना बचे, यानी नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा ईयर मॉड्यूलो बाई 400 और ये 0 होना चाहिए। तो इन दोनों में से अगर एक चीज़ है और प्लस ये भी है, यानी दोनों ही कंडीशन कुल मिला के ट्रू हैं, तो हमारा यहाँ पर ये लीप ईयर माना जाएगा। और अगर इफ़ कंडीशन चली तो हमारा क्या होगा, लीप ईयर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इफ़ के ब्लॉक में सी आउट करा देंगे सीधा कि दिस इज़ लीप ईयर, सिंपल है, ठीक है, या फिर हम रिटर्न लेकर के भी प्रिंट करा सकते हैं। फिलहाल हम इसी में सी आउट करा देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, यस, ठीक है, यहाँ पर हमने यस प्रिंट कर दिया। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर हम एल्स पार्ट में प्रिंट करा देंगे नो, ठीक है, कोई भी मैसेज। समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। तो ये सिंपल यहाँ पर बन गया लीप ईयर को चेक करने का प्रोग्राम, यहाँ पर एस की बजाय नो हो गया, ठीक है। अब लीप ईयर यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2020 जो है वो यस है, क्योंकि ये 2020 लीप ईयर था। अगर यहाँ पर हम 4 डालते हैं 2024, तो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा लीप ईयर है। और अगर जैसे सपोज 5 डाल दिया तो यहाँ पर ये नॉट लीप ईयर बताएगा, ठीक है, नो। और अगर हमने जस्ट डाल दिया 2023, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा नो। और इसी तरीके से कोई भी ईयर डालते हैं, जस्ट हमने डाल दिया 1998, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, नो नहीं है। तो लीप ईयर को चेक करने के लिए कुछ खास लॉजिक नहीं है, बस इस फॉर्मूले को हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं पैलिंड्रोम नंबर की। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं वो हम समझ लेंगे। और यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर की एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें समझ में आएंगी। एक तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है समझ आएगा, और दूसरा यहाँ पर किसी इंटीजर को हम रिवर्स कैसे करते हैं ये भी समझ में आएगा। क्योंकि इंटीजर को रिवर्स करने की जो टेक्निक है, इसी का इस्तेमाल करते हुए हम पैलिंड्रोम नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं पैलिंड्रोम नंबर एक्चुअली होते क्या हैं। तो पैलिंड्रोम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे आप उल्टा सीधा दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप उल्टा पढ़ें सीधा पढ़ें, अगर मतलब आगे लेफ्ट राइट से पढ़ेंगे तो सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 565 की बात करते हैं, तो इस नंबर को आप 565 ऐसे पढ़ें या इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, 5 इधर आ जाएगा, 6 तो सेंटर में ही रहेगा, 5 ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसको आप इधर से पढ़ें, लेफ्ट से या राइट से, दोनों में ही क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 122, अगर इसकी बात करें तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, डिफरेंट। तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर अगर बात करें जैसे 121, तो ये 1 इधर आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नंबर है। समझ पा रहे हैं ना बात। तो यही होता है पैलिंड्रोम नंबर। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, हमें क्या करना है कि जो हमारा इंटीजर है, यानी जो यूजर ने डाला है, उसे हमें रिवर्स कराना है, और रिवर्स करा करके दोनों को इक्वल टू लगा करके चेक कर लेना, सिंपल, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं है तो नहीं। तो मेन लॉजिक यहाँ पर हमारा क्या है, मेन लॉजिक है कि इंटीजर को रिवर्स कैसे करेंगे।
तो अगर इंटीजर को रिवर्स करना समझ गए तो यहाँ पर हम दोनों को बाद में चेक करा लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इंटीजर को रिवर्स कैसे करेंगे इसको समझते हैं और पैलिंड्रोम नंबर को निकालते हैं हम। तो और पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसे हम क्लीन करते हैं पूरा। तो यहाँ पर ये काम हम फंक्शन की मदद से करेंगे और जाहिर सी बात है कि इसमें हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम बेसिक कोड लिख लेते हैं। बेसिक कोड में यानी कि हम एक यूज़र से नंबर ले लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हमने इंट टाइप का एक नम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें यूज़र से इनपुट ले ले या कांस्टेंट प्रोवाइड कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर हमने 154 ये एंटर कर दिया। ठीक है, 154। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे। वो फंक्शन जो रिटर्न देगा वो हमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स में देगा, यानी बुलियन वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कराना है, चेक कराना है। तो चेक कराने में रिजल्ट या तो ट्रू होगा यानी 1, या तो फॉल्स होगा यानी 0। तो कुल मिलाकर के रिटर्न हमारा क्या आने वाला है, 1 या फिर 0। अगर 1 है तो इसका मतलब नंबर पैलिंड्रोम है, और अगर 0 है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। तो बेसिकली फंक्शन हमारा किस टाइप का बनेगा, बुल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। और फंक्शन कॉल करने से पहले हम चाहें तो रिटर्न लेंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे कंडीशन इफ़, और इफ़ के अंदर से ही यहीं से हम फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, तो cp num। ठीक है, cp num नाम का फंक्शन हमने बनाया। ठीक है, चेक पैलिंड्रोम नंबर, ऐसा करके हमने फंक्शन बना लिया और इसमें हमने पास कर दिया क्या, num। क्लियर है? तो यहाँ पर इफ़ के अंदर से हमने फंक्शन कॉल किया है। अब ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन का जो भी रिटर्न होगा अगर वो होता है इज इक्वल टू 1 का मतलब ट्रू होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम इफ़ के ब्लॉक में प्रिंट करा देंगे दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। सिंपल है, तो सी आउट करा दिया। या फिर यहाँ पर हम ट्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, ट्रू या कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, आप समझ लेना यहाँ पर। तो अगर नंबर पैलिंड्रोम हुआ तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो इफ़ के बजाय क्या चलेगा, एल्स। और एल्स में हमने क्या प्रिंट करा दिया कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, यानी कि फॉल्स प्रिंट करा देंगे। सिंपल है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पर ये अभी बेसिक कोड है, तो ये हमने यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करा दिया। तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन को हमें बनाना है। तो ये हमारा है, फंक्शन का नाम क्या है, cp num। ठीक है, चेक पैलिंड्रोम नंबर। ये क्या होगा, बोल टाइप का होगा। ठीक है, बोल टाइप का cp num। और इसका पैरामीटर क्या होगा, सिंपली एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर होगा, हमने बना लिया x नाम का। ठीक है, ये x नाम का पैरामीटर हो गया। अब अंदर हमें क्या करना है, तो यही हमें समझना है। ठीक है, अंदर बेसिकली हमें इंटीजर को रिवर्स करके स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है, एक नए वेरिएबल में। x में क्या है, x में तो हमारा ओरिजिनल नंबर है, और ओरिजिनल नंबर है, और एक हमें नए वेरिएबल की ज़रूरत होगी इंट टाइप के ही, जिसमें हम रिवर्स नंबर को रिवर्स कराने के बाद इसमें स्टोर करेंगे। तो rev नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, rev नाम का। और यहाँ पर ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसकी गार्बेज वैल्यू हमें हटानी है, तो इसके लिए इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे 0। ठीक है, अभी 0 क्यों असाइन करेंगे समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर हमने एक सिंपल वेरिएबल बना लिया। तो x में क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है, और रिवर्स में क्या होगा, हमारा जो x को हम रिवर्स करेंगे ना, तो वो नंबर हमें रिवर्स में मिलेगा, और दोनों को कंपेयर करा करके रिटर्न भेज देंगे। अब मेन लॉजिक ये है कि हमें समझना है कि इंटीजर रिवर्स कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमें 2-3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फार्मूले क्या है, तो हो सकता है आपको पता हो कि अगर हम किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे यहाँ पर 154 ही एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर इस नंबर को हम क्या करें, यहाँ पर 10 से डिवाइड करें, और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो शेषफल होगा वो हमेशा इस नंबर का लास्ट डिजिट होगा। ध्यान देना, लास्ट डिजिट होगा। अगर इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड, लेकिन डेसिमल पॉइंट तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट तक डिवीजन नहीं करेंगे, हम इंटीजर डिवीजन करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये शेषफल ही होता है। तो जैसे अगर 154 को हम 10 से मॉड्यूलो करा दें, डिवीजन के बजाय क्या करा दें, मॉड्यूलो करा दें। देखिए यहाँ पर करा रहे हैं, तो 10 को अगर मॉड्यूलो कराएं तो यहाँ पर 10 बन जा 10, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 5, और ये 4 नीचे लिया, तो यहाँ पर 10 5 जा कितना हो गया 50। ठीक है, और ये हमारा क्या बचा 4। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा करके, नहीं दशमलव लगा करके डिवीजन नहीं करेंगे, बस यहीं तक रुकेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस नंबर को देखिए, जो हमारा 154 था, इसको 10 से डिवाइड करने पर 2 चीज़ें मिली। यहाँ पर ये जो हमारा 15 मिल रहा है, ये नंबर का बचा हुआ पार्ट है, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो लास्ट वाले डिजिट है। तो ये जो कुल मिलाकर के जो शेषफल है यानी रिमाइंडर है, वही हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, और फिर जो बचा हुआ नंबर यानी 15 है, इसको हम फिर से यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। तो सपोज मान लेते हैं 4 को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया, फिर ये जो 15 बचा यहाँ पर, इसे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर 10 से मॉड्यूलो कराएंगे, तो 10 बन जा 10। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा 5। हमें फ्लोटिंग पॉइंट तक नहीं जाना, तो ये 5 बचा। तो देखिए फिर से रिमाइंडर हमारा बचा, तो ये 5 यहाँ पर ले लेंगे। अब बचा 1, तो अगर हम 10 को 1 से कराएंगे मॉड्यूलो, आपको पता है यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 0 आएगा, और जो रिमाइंडर है वो 1 ही आएगा। तो देखिए ये भी रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये रिमाइंडर अलग नोट कर लिया। तो नंबर हमारा क्या हो चुका है, कुल मिला के 0, और यहाँ पर देखिए नंबर भी हमारा रिवर्स हो चुका 451, यानी 154 का क्या हो गया 451। ये हमारा मेन लॉजिक है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मॉड्यूलो और इंटीजर मतलब डिवीजन की दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सब समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक आइडिया हमने यहाँ से बता दिया, जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, 220। अब अगर इसे भी हम 10 से मॉड्यूलो कराते हैं, अगर आप सोचें कि लास्ट में 0 है तब कैसे रिमाइंडर बचेगा, तो देखिए अगर 0 है तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 0 होगा, तो उस 0 को हम अपोजिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 2 जा, ठीक है, 10 2 जा 20, तो ये 22 आ गया, फिर 0 और फिर ये 10 2 जा 20 हो गया। क्लियर है। अब ये रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0, तो अगर 0 बचा तो 0 ले लेंगे। फिर क्या बचा, 22, तो अब 22 को हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 10 2 जा 20। अब हमारा क्या बचा 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर 2 को मॉड्यूलो कराएंगे, तो ये 10 0 जा और ये 2 आ गया रिमाइंडर, और ये देखिए नंबर हमारा अपोजिट हो गया। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलो कराते हैं तो जो रिमाइंडर होता है यानी शेषफल वो उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को एक वेरिएबल में स्टोर कराते रहेंगे और बचे हुए नंबर को फिर से हम 10 से मॉड्यूलो कराते रहेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो अब यहाँ पर जैसे हमने बताया ना कि ये 0 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, इस तरीके से, तो इसे रिसीव करने का भी एक मेथड होता है, ठीक है। वो क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए एक टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इंट और टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें हम वैल्यू कॉपी कर लेंगे x की, क्योंकि यहाँ पर हम x को क्या करेंगे, अब चूंकि आपको पता है कि x में क्या है 154 यानी जो नंबर पास किया गया है। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, तोड़ना है, मतलब 4 निकालना है, 15 बचेगा, 5 निकालेंगे 1 बचेगा। तो हम ओरिजिनल नंबर के साथ तो कर नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिनल के साथ करेंगे तो ओरिजिनल नंबर भी हमारा हट जाएगा। तो उसे हमने x की वैल्यू को टेम्प में ले लिया और टेम्प को यहाँ पर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये टेम्प से जो भी निकलेगा रिवर्स में आएगा और x हमारा ओरिजिनल नंबर बना रहेगा और रिवर्स में भी हमारा नंबर आ जाएगा। फिर लास्ट में दोनों को कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी फंक्शन, रिकर्जन, हर एक चीज़ को समझ चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर सारे वीडियो आपने देखे हैं तो यहाँ पर आपको ये स्पीडी नहीं लगेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लूप। यहाँ पर हम व्हाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। और व्हाइल लूप की कंडीशन क्या होगी, टेम्प नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। टेम्प नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, टेम्प नॉट इक्वल टू, यानी अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि जो टेम्प है जब तक वो 0 नहीं है। अब टेम्प आपको पता है कि जब स्टार्ट होगा तो टेम्प 0 नहीं होगा, टेम्प में क्या होगा 154 यानी x में जो नंबर होगा वो होगा। लेकिन इस टेम्प को हम क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ते रहेंगे, जिससे लास्ट में क्या होगा, ये टेम्प में 0 ही बचने वाला है। तो जब 0 बचेगा तो लूप बंद हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई कंडीशन, ठीक है। अब अंदर हम क्या कराना है हमें, देखिए अब अंदर हमें बेसिकली कुछ नहीं कराना है, यहाँ पर रिवर्स, ठीक है। जो रिवर्स है यहाँ पर रिवर्स इज इक्वल टू, और हम क्या कराने वाले हैं, जो टेम्प है मॉड्यूलो बाई, ठीक है, मॉड्यूलो बाई 10। सिंपल है, ध्यान से समझना। अब होगा क्या, एक चीज़ यहाँ पर टेम्प में जैसे मान लेते हैं 154 ही है, क्योंकि यहाँ पर 154 यहाँ पर पास होगा, फंक्शन में नम पास होगा, नम में क्या है 154, एक्स में वही आएगा, एक्स से टेम्प में वही आएगा। टेम्प नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये लूप चलेगा, और टेम्प मॉड्यूलो बाई 10 यानी कि यहाँ पर ये मेन आएगा, तो ये 10 से मॉड्यूलो होगा, तो रिमाइंडर आपको पता है कि 4 आने वाला है, ठीक है। तो जो 4 आएगा वो रिवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 5 तो ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू ओवरराइट कर देगा। एक बार तो चलिए 4 आ जाएगा, ध्यान से समझना। एक बार जब 154 से लास्ट वाली डिजिट 4 निकलेगी तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिवर्स में 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसमें से 5 निकल के आएगा, तो अब 5 जब इस तरीके से हम स्टोर करा देंगे तो 4 हट जाएगा, ठीक है। 4 हट जाएगा, वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ओवरराइड नहीं कराना चाहते, तो इसके लिए क्या कराना होता है, इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे कि जो रिवर्स में है उसे मल्टीप्लाई बाई 10 करा देंगे। जिस तरीके से हम 10 से डिवीजन या मॉड्यूलो करा करके हम लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं, इसी तरीके से अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दें किसी भी नंबर को तो वो हम उसमें एडिशन करते चले जाएंगे। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये 4 आया, ठीक है। रिवर्स में पहली बात में क्या है, पहली बार में 0 है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं रिवर्स, ठीक है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई क्या करा रहे हैं 10 करा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा, देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई 10, ये एक हमारा हो गया। 0 यहाँ पर क्या है, 0 यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर हम इसको रिवर्स लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस क्या करा देंगे, प्लस हमारा यहाँ पर हो जाएगा टेम्प, ठीक है। जो टेम्प हमारा है जो हमने मॉड्यूलो कराया है इस वाले को अलग रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। टेम्प मॉड्यूलो बाई 10। अब होगा क्या, ये अलग कैलकुलेशन होगी, ये अलग होगी, लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखिए ऐड करते हैं, तो यहाँ पर टेम्प इससे क्या निकलेगा 4, आपको पता है, और इससे 10 0 जा 0 तो 0 ही आएगा, तो 0 + 4 क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसमें क्या स्टोर हो गया 4। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब आपको पता है कि 154 में पहले 4 निकला था, फिर निकलेगा 5। अब ये जो 5 निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा 5, और यहाँ पर रिवर्स में अब क्या हो चुका है 4, ध्यान देना, इसमें अब क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 4, तो अब ये 10 और 4 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा
40 और ये +5, ठीक है। ये पहली बार लूप चला था, ये दूसरी बार लूप चल रहा है। तो यहाँ पर अब ये 40 और +5 यानी टोटल क्या हो जाएगा 45। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसमें 1 आएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होगा, तीसरी बार में 1 होगा और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 40 होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 10, ये मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, आपको पता है। और ये +1 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ये 40 नहीं है, यहाँ पर ये 45 हो चुका है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 45 और ये +1 तो क्या हो जाएगा 451, यानी कि ठीक इसका उल्टा 154 का उल्टा क्या होगा 451। तो देखिए अपोजिट हो गया, इंटीजर रिवर्स हो गया कि नहीं, मतलब रिवर्स में कुल मिला के स्टोर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब मैथ से रिलेटेड हैं, ठीक है। और मैथ इतनी हार्ड भी नहीं है, सिंपल सी मैथ है, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लेकिन ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी इसमें मायने रखती है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी गलत ना हो इसके लिए पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन हो चुकी है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 और ये टेम्प मॉड्यूलो बाई 10। तो इससे क्या होगा, रिवर्स में हमारी वैल्यू स्टोर होती रहेगी। लेकिन ये काम तो कर लिया, हमें टेम्प की वैल्यू भी तो कम करनी है, क्योंकि अभी टेम्प में तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू, ठीक है, और टेम्प इंटीजर डिवीजन, और इसे भी हम 10 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि 10 से जो हमारा नंबर था 154, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा था हमारा लास्ट में, वो तो हमने यहाँ से ले लिया। लास्ट में जो 15 बच रहा था वो ये काम करेगा। तो ये टेम्प में पहले क्या होगा 154 और फिर टेम्प में 15 ही रहेगा, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन कर देगा। तो इसमें क्या स्टोर होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको 10 से कराते हैं आपको पता है 15 आएगा, तो 15 जो होगा वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होगा कि टेम्प में हमारा 15 होगा और ये इंटीजर डिवीजन होगा यहाँ पर 10 से, तो 1 बचेगा, ठीक है। टेम्प में क्या बचेगा 1 और ये लास्ट में 0 ही बचेगा फाइनली। तो ये पूरा प्रॉपर हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पर आप उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और जैसे यहाँ पर हमारा लूप बंद होगा, लूप बंद होने पर हमें वैल्यू रिवर्स में मिल जाएगी और हम यहाँ पर क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न। अब चूंकि यहाँ पर हम रिवर्स को इस तरीके से रिटर्न नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पर इसका बूल टाइप क्या, मतलब फंक्शन टाइप क्या है, रिटर्न टाइप बूल है। तो हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स इज इक्वल टू एक्स। अब रिवर्स में हमें इंटीजर का रिवर्स मिल चुका है, एक्स में हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, तो दोनों को कंपेयर करा करके रिटर्न करेंगे। तो क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और बाकी हमने वो इफ़ कंडीशन वहाँ लगा ही रखी है कि अगर 1 होता है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करा देंगे, ट्रू, वरना फॉल्स। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। पहली बात तो यहाँ पर एरर आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगा, यानी सेमीकोलन नहीं लगा था। और अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 154 जो है ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। बाकी अगर इसे हम कर देते हैं जस्ट 454 यानी कि 454, अभी ये पैलिंड्रोम नंबर है, इसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने पैलिंड्रोम नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बना लिया है और इसी के साथ हमने एक इंटीजर को रिवर्स करना भी देख लिया। हालांकि इंटीजर को रिवर्स करने के और भी कई टेक्निक हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर स्ट्रिंग को रिवर्स कर दें, तो वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, तो उसे भी हम समझेंगे, ठीक है। आने वाले 2-3 वीडियो में जो भी हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं वहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को भी रिवर्स करना देखेंगे, तो वहाँ पर हम इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, कई तरीके होते हैं, ठीक है। मेन बात यह है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है, और अगर आप उसका एक्चुअल यूज करना ही चाहते हैं तो हमें उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे DSA में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एल्गोरिदम वगैरह समझेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जितना इस वीडियो में हमने आपको बताया है सब समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।